मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो हमारी आज की पीढ़ी पर हमें बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, और काम भी कोई छोटा मोटा नहीं करना। उनके अंदर संस्कारों का संप्रेषण होने की आवश्यकता है, उन्हें धैर्यवान होने की आवश्यकता है। अगर ये सारी चीज़ें उनके अंदर होंगी ना, तो भारत अपने आप विश्व गुरु ज़रूर बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद परवरिश पर उंगली उठा रही हूँ कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के अंदर धैर्य आए, संस्कार आए, संवेदनशीलता आए, लेकिन कमी सिर्फ इतनी है कि हमारे बच्चों के अंदर उसे ग्रहण करने की शक्ति कम होती जा रही है। अब ऐसा क्यों होता है, इस पर ही हमें विचार करने की आवश्यकता है। अगर आपको ध्यान हो तो पहले के समय में हमेशा हम ये कहते आए हैं कि 16 संस्कार भारतवर्ष में माने जाते हैं, और उन संस्कारों के हिसाब से ही किसी भी इंसान को अपब्रिंग किया जाता है, उनकी अपब्रिंगिंग में काम किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन 16 संस्कारों को हम नज़रअंदाज करने लगे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं। उनमें से एक बहुत ही अहम संस्कार है गर्भ धारण संस्कार। अब इसके बारे में आजकल लोग बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, और उसका खामियाजा आप सभी समझते हैं कि क्या आजकल हो रहा है। बच्चों में धैर्य की बहुत कमी हो गई है, एग्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैंने एक आम इंसान के तौर पर नोटिस किया है। इसलिए मुझे लगा कि मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आज आपसे मिलवाऊँ जो असल में इस लेवल पर काम कर रही हैं। आज मेरे साथ हैं पायल रॉय जी, जो कि एक ऐसी एक्सपर्ट हैं जो लोगों के जीवन को तब्दील करती हैं आध्यात्म के माध्यम से, योग के माध्यम से। पायल रॉय फाउंडर हैं फर्स्ट डिवाइन टच की। अब फर्स्ट डिवाइन टच के ज़रिए वो क्या करती हैं, क्योंकि नाम बहुत ही अट्रैक्टिव है, ये जानने की हमें आवश्यकता है। पायल, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। 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 पायल, आपने नाम रखा है फर्स्ट डिवाइन टच। ये नाम बहुत अट्रैक्टिव है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मेन ये गर्भ संस्कार को रखते हुए ये जो नाम है मेरे माइंड में अचानक ही आया, फर्स्ट डिवाइन टच। क्योंकि जब आपके अंदर एक थॉट आता है कि हाँ, अब हम पेरेंट बनने के काबिल हो गए हैं, या अब हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लायक हो गए हैं, तो एक थॉट आता है ना। तो सबसे फर्स्ट जो आपके पास आया है, एक थॉट के रूप में आया है, देन आप कंसीव करते हैं और इस जर्नी में आप आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मेरे माइंड में जस्ट एक थॉट आया कि इसका नाम मैं जब भी रखूँगी तो मैं यही रखूँगी, फर्स्ट डिवाइन टच। डिवाइन वैसे भी आध्यात्मिक शब्द है, तो ऐसा लगता है कि वाकई ईश्वरीय शक्ति, दिव्य शक्तियाँ एक टच दे रही हैं। आपने ऐसा क्यों सोचा पायल कि आपको गर्भधारण संस्कार के विषय में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है? इस चीज़ के बारे में पहले तो गर्भ संस्कार के बारे में मुझे पता था, बट इस चीज़ के पीछे मैं आई कैसे। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर रही हूँ, काफ़ी सालों मैंने इस जॉब में अपना टाइम दिया है और बच्चों को बहुत ऑब्ज़र्व किया है। तो जब मैंने बच्चों को ऑब्ज़र्व किया तो मैंने फ़ील किया कि बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, बट वो बाहर नहीं आ पाता, और हम बच्चों को उस नज़र से देखते हैं जो वो फिज़िकली हमें दिखते हैं। बट आई डोंट नो, मुझे ये फीलिंग जब भी मैं बच्चों के बीच बैठती हूँ तो मैं उनको उनके अंदर झांक पाती थी। ये कैसे होता था मुझे नहीं पता, उनके अंदर क्या चल रहा है वो मैं कैच कर पाती थी, और मुझे फील हुआ कि ऐसा बच्चों के अंदर क्यों है। जब सब कुछ इतना अच्छा है, वो फिज़िकली इतनी पोटेंशियल है, बट क्यों नहीं है ये चीज़। तो मैंने सोचा, मतलब मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि मैं ये कैसे जानूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसके पीछे उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनकी नेबर, जो उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो, उनके फ्रेंड सर्कल, इवन मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल की सराउंडिंग्स, स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। और उससे भी ज़्यादा जो उनकी टीचर है, जिनके साथ उनकी बॉन्डिंग। हाँ, बॉन्डिंग, क्योंकि दिन का आधा से ज़्यादा हिस्सा वो टीचर्स के साथ रहते हैं। और टीचर की बातों का बच्चों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि एज अ प्राइमरी टीचर मैंने देखा है बच्चे बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि एक उनका कहते हैं ना, एक बहुत
डीप फेथ बन जाता है उनके टीचर्स के साथ, और खासकर प्राइमरी टीचर के साथ, क्योंकि जो उनके टीचर ने उनको बता दिया या उनको समझा दे वो उनके लिए मस्त, वो फिर पेरेंट्स की बात को भी उसके सामने नहीं मानते। पायल, हम भी तो ऐसे करते थे ना बिल्कुल। स्कूल में, अगर टीचर ने कुछ कह दिया तो बस पत्थर की लकीरें, फिर माँ बाप तो हमें लगता था गलत बता रहे हैं हमें। सही बात है, हम बोलते नहीं मम्मा आपको नहीं आता, आपको आप नहीं गलत आता। हो, मेरी मैम ने ऐसे बताया है। बिल्कुल। तो ये जब मैंने जाना तो यानी कि टीचर के अंदर भी वो पावर है कि वो बच्चे को मोल्ड कर सकती है। अगर एक टीचर मोल्ड कर सकती है तो एक बच्चा जिसका जन्म जिस घर में हुआ है, तो वो पेरेंट्स भी, उनके अंदर भी कितना पावर है कि वो बच्चे को मोल्ड कर सकते हैं। तो बच्चे ऐसे क्यों हैं ये जानने के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जब ये सब चीज़ों पे मैंने सर्च किया, बहुत बच्चों को मैंने महसूस किया और उनके साथ बातचीत हुई, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं, ये ही नहीं है, कुछ और भी है जो मुझे जानना है। हाँ। क्योंकि इसी दौरान मैं एक ऐसे इंसान से मिली जो अपने बचपन के किसी ट्रॉमा की वजह से इतने लंबे टाइम तक वो उसी में ही घिरा हुआ था, वो निकल नहीं पा रहा था। मेरी हैबिट शायद मुझे लगता है गंदी है कि अगर कोई चीज़ मैं जानना चाहती हूँ तो मैं उसको खोदना शुरू करती हूँ, और मैं जब तक उसके जड़ तक नहीं पहुँचती ना मैं उसको छोड़ती नहीं। ये गंदी हैबिट नहीं है, इस हैबिट की ज़रूरत हर बच्चे को है। हाँ। तो उसको जब मैंने जाना तो मैंने महसूस किया कि एक बच्चा कितनी सारी चीज़ों से निकलता है जो एक पेरेंट समझ ही नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ से भी मेरी आंखें, जैसे लगता है ना, एक जैसे आपका माइंड बिल्कुल से ऐसे खुल गया हो, तो मुझे कुछ और रास्ता मिले। देन मुझे लगा, धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते मुझे लगा कि नहीं, अगर एक पेड़ को हमें ठीक करना है तो उसके बीज पे हमें काम करना पड़ेगा। Beautiful. और इस तरह ढूंढते ढूंढते मैं गर्भ संस्कार तक पहुँची, और उसकी डीपनेस, उसकी डिविनिटी और वो कितना सैक्रेड है ये चीज़ मैंने जाना। और मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी कि यूनिवर्स ने मुझे हेल्प किया ये चीज़ को शायद ग्रैब करने में, वहाँ तक पहुँचाने में, और जिन रास्तों के थ्रू मैं वहाँ पहुँची यूनिवर्स ने मुझे बहुत प्यार से वहाँ तक पहुँचाया। इसके लिए तो मैं हमेशा यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देती हूँ। थैंक यू। और उसके बाद से मेरे माइंड में हमेशा से यही रहा है कि बस इस चीज़ को मुझे किसी भी तरह आगे आगे लेके जाना है। अगर एक इंसान भी इस चीज़ को महसूस कर लेता है तो 1 से 10 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, गर्भधारण संस्कार जो है हमारे रिचुअल्स के हिसाब से जो पंडित हैं वो करवाते हैं, बताते हैं कि क्या कैसे करना चाहिए। आज की जो जनरेशन है, अगर आज की जनरेशन माँ बाप बनती है, वो तो बिल्कुल नहीं सोचती इसके बारे में। तो उनको कन्विंस करना आपको क्या एक आसान काम लगता है, या वो बहुत सारे लॉजिक्स आपसे पूछना शुरू करते हैं? मुझे लगता है आसान है। क्योंकि अभी जो जनरेशन इस टाइप से हो गई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने उनके माइंड में डाल दी है। फॉर सपोज, क्योंकि कंसीव तो एक फीमेल ही करती है, और शायद ये लोगों को पता भी है, और कहीं कहीं शायद वो इग्नोरेंस में भी हैं कि जो भी वो फीमेल महसूस करती है, जिस एनवायरनमेंट में वो उस दौरान रहती है, वो एज इट इज़ जो अनबॉर्न बेबी है वो उसे स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल सही। और उस दौरान अगर फीमेल मेंटली इमोशनली स्टेबल नहीं है तो ये सारी चीज़ें उस बच्चे के अंदर अननोइंगली जाती ही हैं, चाहे कोई इस पर विश्वास करे या ना करे। और उस दौरान तो ये चीज़ों को कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है और धीरे धीरे जब ग्रो करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड पे ये चीज़ें उसके सामने आके खड़े हो जाती है। देन पेरेंट्स सोचते हैं कि ये बच्चा ऐसा क्यों है, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, बट ये चीज़ है और मैं इस पे पूरा विश्वास करती हूँ। तो पेरेंट्स मान जाते हैं, आप जब उन्हें ये बातें बताती हैं तो वो कन्विंस हो जाते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से किसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, कुछ तो बच्चे अब हैं जो कि बहुत ज़्यादा, मैंने देखा बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन। छोटे छोटे बच्चों को मैं जब बात करते हुए देखती हूँ तो ताज्जुब होता है। बच्चों में स्ट्रेस, डिप्रेशन है, बच्चों के अंदर एंजाइटी है, बच्चे एक जगह टिक के नहीं बैठते। पहले ऐसा नहीं होता था। मुझे याद है जब हमें डांट पड़ती तो हम चुपचाप बैठ जाते थे घंटों, कि जब तक हमें न कहा जाए हम हिलते भी नहीं थे। और आज आप डांटते रहिए, बच्चे सुनते नहीं हैं, उछल कूद करते रहते हैं। हम उसे बहुत समय तक तो ये कह के इग्नोर करते रहे कि बचपना है, बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन जब भी मैं कभी कंपेयर करती हूँ अपने पुराने समय से तो मुझे लगता है कि नहीं, हमारा बचपन ऐसा नहीं था। कुछ तो है जो एबनॉर्मल है, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों का ना फोकस करने का, कंसंट्रेशन पावर, ये सब बहुत ख़राब होती जा रही है। क्या ऐसे बच्चों को अब भी हम ठीक कर सकते हैं जो अब
मतलब पैदा हो चुके हैं, हाँ। बड़े हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको पेशेंटली उसके साथ काम करना पड़ेगा। अच्छा। बहुत पेशेंटली काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है ना, हर इंसान इतने स्ट्रेस में है कि पेशेंस किसका नाम है उसको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने ही बच्चों को ठीक से संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इतने इम्पेशेंट है। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि सराउंडिंग और माहौल ही ऐसा हो गया है कि सब ऐसा लग रहा है किसी दौड़ में भाग रहे हैं, मुझे सबसे पहले आना है। राइट। तो इस दौरान क्या है, जब एक बच्चा जन्म लेता है और जो एक पेरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, पहले वो ये नहीं सोचते कि मुझे पहले अपने बच्चे को ग्रो करना है, उसे एक प्यार, एक लव बॉन्डिंग देनी जिससे वो सेफ महसूस करे। वो सोचने से पहले वो ये सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा आया तो मुझे पहले उसको कुछ स्कूल में डालना हुआ है, अच्छे मेरे पड़ोस के बच्चे इस स्कूल में, तो मैं तो अपने बच्चे को इस स्कूल में डालूंगा और मेरे बच्चे के अंदर ये चीज़ें होनी ही चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी ही चाहिए। अभी तो वो बच्चा दुनिया में आया ही है और आपने उसकी कितनी बड़ी प्लानिंग कर ली, लेकिन अभी जो सामने एट प्रेजेंट में उस बच्चे के लिए आपको करना, आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर सिर्फ दो डर होता है। एक होता है आवाज़, कोई भी जोर आवाज़ अगर उनके कानों में आती है तो वो बच्चा डर जाता है। राइट। जो एक छोटा बच्चा होता है। और दूसरा, अगर वो सेफ महसूस नहीं कर रहे होते हैं। तो ये दो चीज़ें जब आप बच्चे की फुलफिल कर देते हो ना, एक लव बॉन्डिंग, यानी पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे के आसपास हों, उन्हें एक बॉडी टच दें, तो बच्चा है ना सेफ महसूस करता है। Right. और उसके अंदर पेरेंट्स क्या है, वो अपने सराउंडिंग्स को देखते हुए इम्पेशेंट हो चुके हैं। स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि पेरेंट्स उस छोटे से बच्चे के साथ भी चिल्ला के बोलते हैं, जबकि वो बच्चा नहीं समझ रहा, बट आप जो चिल्लाते हो उसकी जो वाइब्रेशन बच्चे के अंदर जाती है ना, वो उसके अंदर और डर को बढ़ा देती है। क्योंकि साउंड का फियर बच्चा अपने साथ लेकर आता है इस दुनिया में। बाकी फियर तो हम उनको देते हैं गिफ्ट, एज अ गिफ्ट। राइट। स्कूल का फियर, पढ़ाई का फियर, फिर अपना स्टेटस मेंटेन करने का फियर, ये फियर हम उनको देते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो उस बच्चे को एक बोल्ड और एक कहते हैं ना कंटेंटमेंट, और क्या कहते हैं हम, कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, वो इतना मजबूत है। ये अगर चीज़ आप उस बच्चे के अंदर डाल सके तो मुझे लगता है कि फिर आपको उस बच्चे के लिए कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि जो वो बच्चा भी दुनिया में आया है, अभी उसने दुनिया देखी नहीं है, आपको क्या देना है। आपके पास वो पूरी पावर है, आप बच्चे को क्या दो, लेकिन आप जो है अपने सराउंडिंग्स, अपने एनवायरनमेंट में इतने मर्ज हो चुके हो कि आप पैदा हुए बच्चे के साथ भी आप उसी चीज़ को लेके चल रहे हो। फीलिंग बॉन्डिंग आप नहीं बना रहे हो। आप ये सोच रहे हो नहीं, मेरे बच्चे को मैं बहुत अच्छा बेड दूँ, उसका एक कमरा अलग से बना दूँ, उसके लिए झूले लगा दूँ। वो बच्चा उस चीज़ को महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, आप उसको सोच भी नहीं रहे हो। क्योंकि बच्चा तो सिर्फ अभी ये चाहता है वो अपनी माँ के गोद में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहे, माँ बाप जो पेरेंट्स हैं वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसके साथ हमेशा रहें, क्योंकि वो बच्चा भी सिर्फ यही चाहता है। लेकिन एक फैशन बन गया है कि अगर न्यू बॉर्न बेबी आ गई है तो उसका एक रूम हम सजाएं। पायल, यही तो बहुत बड़ी समस्या है। पहले हमारे साथ हमारे पेरेंट्स रहा करते थे, माएँ हमारे साथ रहा करती थी, तो हमारी बॉन्डिंग थी। अब तो इतनी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है और प्रेशर इतना ज़्यादा है, कमाने का प्रेशर, स्टेटस मेंटेन करने का प्रेशर कि माँ बाप दोनों कमा रहे हैं। बच्चा रहता तो या तो आया के साथ रहता है या फिर वो कहीं जो डे केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ बच्चा रहता है। तो ये वाली चीज़ें हम नहीं दे सकते बच्चों को, ये हमें पता है। अब ये वाली प्रॉब्लम है कि ये बॉडी टच वो कुछ देर का ही हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि अब हमें वहाँ फोकस करना चाहिए जब माँ कंसीव कर रही है। वो एक प्रॉब्लम है कि अगर हम वहाँ से ही उसको स्ट्रेंथन करना शुरू करें तो शायद हो सकता है कि बच्चा जो है बाहर आकर के उन कमियों को कहीं ना कहीं वो उसके शरीर से हट जाएगी, उसे लगेगा कि वो स्ट्रांग है। तो पायल, आप बताइए कि जब बच्चा गर्भ में होता है कब आप रिकमेंड करती हैं, आप अपनी क्लासेस के लिए उन्हें कब इनवाइट करती हैं और किस तरह की क्लासेस देती हैं, पहले तो आप मुझे ये बताइए। अच्छा, मेरी जो क्लासेस है इसमें मैं प्रीनेटल और पोस्टनेटल योगा के साथ साथ गर्भ संस्कार भी हमारा होता है। गर्भ संस्कार आपका उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आपके अंदर ये थॉट आया कि अब हम पेरेंट बनने के लिए रेडी हैं। आपका गर्भ संस्कार उसी दिन से शुरू हो जाता है। ये नहीं कि ये कोई रिचुअल है तो इस महीने में हमें करना है, नहीं। ये प्रोसेस, ये जो सैक्रेड प्रोसेस है, ये उसी दिन हो जाता है जिस दिन एक कपल रेडी होते हैं कि हाँ अब हमें पेरेंट बनने के लिए हम तैयार हैं। राइट। और जैसे आपने कहा कि अगर हम इसका काम
घर में ही शुरू कर दें तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। Right. बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन कपल को, जो कपल अब पेरेंट बनने के लिए रेडी हैं, उनको पहले दोनों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए कि क्या वो दोनों मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रेडी हैं। कोई उन पे प्रेशर तो नहीं है कि अब हमारी मैरिज हो गई है, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर आ रहा है या पेरेंट्स की तरफ से कि भाई अब तो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब तुम बन चुके हो, अब माँ बाप जल्दी से बन जाओ, घर में एक बच्चा ले आओ। दैट्स नहीं, ये इतना कॉमन प्रोसेस नहीं है, ये बहुत डिवाइन प्रोसेस है और सेक्रेड प्रोसेस है, जिसे हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आए हैं। क्योंकि दुनिया की जो दौड़ है उसमें भागने के चक्कर में हमने अपनी डिविनिटी कहीं ना कहीं खो दी है, जो हमारा एक धरोहर था, जो एक हिंदुस्तान इस चीज़ के लिए माना हुआ था, क्योंकि ये धरोहर हमारी ही है जो हमने खुद ने खो दी है। तो इस चीज़ को हमें वापस लाना, वो पावर अभी भी हमारे अंदर है, पर हम उसे भूल गए हैं कहीं ना कहीं स्टेटस मेंटेन करने के लिए। अच्छा, उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, नहीं मुझे भी बहुत अपने बच्चों को बहुत हाई फाई लाइफ देनी है। नहीं, अगर मेल या फीमेल जो कपल हैं अब पेरेंट्स बनने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले वो अपने अंदर झांकें कि उनके अंदर कोई ऐसी हैबिट तो नहीं है जो अपने बच्चे में नहीं चाहते हैं। अगर वो स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, कोई भी दोनों में से कोई भी, क्योंकि आजकल फैशन है, मोस्टली हर कोई करता है। तो जब वो पेरेंट बनने के लिए रेडी हो रहे हैं तो पहले वो इन हैबिट्स को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो ये इसके लिए या तो सबसे बेस्ट है कि आप सिर्फ कंसीव करने के लिए हैबिट ना छोड़ें, टोटली अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देते हुए इस हैबिट को छोड़ें। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, क्योंकि ये आपको अपने अंदर जाने का मौका देती है। क्योंकि जब आप एक बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहते हो तो आप अपने अंदर झांकोगे कि मेरे अंदर क्या कमी है जो मैं अपने बच्चे में नहीं चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर भी वर्क कर रहे हो। तो ये लिस्ट आउट करने के बाद जब आप पहले अपने ऊपर काम करें, कुछ महीने आप अपने ऊपर दें कि हाँ मुझे ये चीज़ों को छोड़नी है, देन आप कंसीव करना, मतलब कंसेप्शन जो पीरियड होता है, हम उस टाइम से कपल को बोलते हैं आप हमारे पास आएँ, ताकि उनको हम काउंसल करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई लिस्ट आउट करने की, हम उसमें उनको हेल्प करते हैं। और कहते हैं अगर आपको लगता है कि ये हैबिट्स आपके अंदर सही है, अच्छी है और अपने बच्चे में चाहते हो, ठीक है, और कुछ ऐसी हैबिट है जो आप नहीं चाहते और आपने अभी तक शेयर नहीं की, आप हमसे शेयर कीजिए। उस पर भी हम उनको वर्क करते हैं, उनको हम बताते हैं कि आप इसके द्वारा, जैसे मेडिटेशन हम बताते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं, साउंड थेरेपी, बहुत सारी चीज़ जिससे वो इनसे निकल पाएँ, उनको हेल्प हो, वो चीज़ें हम बताते हैं। और 2-3 महीने वो इन चीज़ों को करते हैं और देन हम उनको कहते हैं कि अब आप कंसेप्शन के लिए तैयार हैं, आप इस प्रोसेस में जाइए। क्या होता है उस टाइम जब इस चीज़ के लिए वो लोग रेडी होते हैं, तो देन वो मेंटली, क्योंकि क्या है ना, एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे पता चली, जो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे माइंड को उसने ब्लो, मतलब उड़ाई दिया, ये कि जब आप उस वक्त होते हैं, जब आप कंसेप्शन में होते हैं, उस वक्त मेल और फीमेल का मेंटली जो किस दौर से गुजर रहे हैं, मेंटली, इमोशनली, वो एज इट इज़ उस बच्चे के अंदर, जैसे कहते हैं ना आपने विरासत में दे दी हो, वो एज इट इज़ उसके अंदर चली जाते हैं। ये किसी को नहीं पता, मैं भी शायद पता भी हो तो भूल गए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आपका इमोशनली, मेंटली और फिजिकली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। जितने आप पॉजिटिव रहेंगे, ब्लिसफुल रहेंगे, उस वक्त जो आपका कंसेप्शन होगा वो उस बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम सोचते हैं वो तो उस टाइम में क्या एक बीज ही तो है, नहीं, वो बीज के अंदर आप जो डाल रहे हो ना, वो बाद में आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। आप पेड़ को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आप बीज को आप कैसा चाहते हो, किस तरह का वो पेड़ बने, कैसे फल हो, वो आपके हाथ में है। लेकिन उससे पहले आपको रेडी होना है कि आप मेंटली, फिजिकली स्टेबल होने चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ भरे होने चाहिए और आप ब्लिस में होने चाहिए। देन आप इस चीज़ के लिए करें। ये बहुत गहरी बात है जो मैंने आज आप सबके सामने बताई है, क्योंकि जैसे मुझे ये पता चला उस दिन से मैंने अपने अंदर डाल लिया कि नहीं, मुझे ये अवेयरनेस सबको देनी है, क्योंकि ये हमारी विरासत है जो हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। क्योंकि क्या है, अब लोग दौड़ रहे हैं अपनी स्टेटस बनाने के लिए, और फीमेल के अंदर भी, क्योंकि कहते हैं ना कुछ टाइम तक फीमेल को बहुत सप्रेस किया गया, अब धीरे धीरे फीमेल बाहर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी उनके अंदर से चली गई है, क्योंकि उनके अंदर भी एक ये चीज़ डाल दी गई कि अब मुझे भी कुछ करना अपनी लाइफ में, मुझे भी अपने पैरों पे खड़े होना है, मेरी भी एक स्टेटस है। बट उनको ये भी याद रखना है, मैं ये नहीं कहती ये गलत है, लेकिन आपको भगवान ने, यूनिवर्स ने एक पावर दी है माँ बनने का, और ये इतनी बड़ी डिवाइन पावर है, ये मेल को नहीं मिली है। तो इस पावर को भी आपको कैसे लेके जाना है वो आपके ऊपर है। बहुत अच्छी बात कही आपने पायल, मतलब ये बहुत
एक्चुअली ये बात ऐसी है कि पता सबको है, लेकिन वही ना, हम प्रोग्रेसिव कहलाने की होड़ में कहीं ना कहीं अपनी ही शक्तियों को ख़त्म करते जा रहे हैं। इस पॉइंट को आपने राइज़ किया है, जगाया है लोगों के अंदर, ये बहुत अच्छा आपने काम किया। पायल, जैसे अगर किसी ने पहले कंसीव करने से पहले आपसे कंसल्ट किया, प्रेग्नेंट होने के बाद आप क्या उन्हें कुछ योगा भी सिखाती हैं ताकि वो मतलब माइंड के साथ बॉडी को भी सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ताकि बेबी जो है वो भी हेल्दी रहे? और वो कब से करना शुरू कर देना चाहिए? वैसे तो हमारा ये प्रोसेस जो है कंसेप्शन पीरियड से ही शुरू हो जाता है, प्री कंसेप्शन से, क्योंकि हम उनको काउंसिल करते हैं। लेकिन जब एक फ़ीमेल कंसीव कर लेती है तो हम कपल को बुलाते हैं। कुछ टाइम अगर जो उनके हस्बैंड है या मेल पर्सन है वो भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो वो भी वेलकम होते हैं हमारे इस क्लासेस में। जो लेडी कंसीव कर लेती है उनको हम, क्योंकि क्या होता है ना, जो भी कंसीव करते हैं हर एक की बॉडी अलग होती है, सबके कंडीशंस अलग अलग होते हैं। राइट। तो हम एज पर उनके लिए क्लासेस डिसाइड करते हैं, उनके लिए योगा आसना लेते हैं। इसमें हट योगा कोई भी नहीं है, हम उसमें वेरिएशंस देते हैं। राइट। योगा के वेरिएशंस रखते हैं, पॉज आसना के वेरिएशंस रखते हैं, जिससे कि वो पर्सन जो है उसको अच्छी तरह से कर पाए और उनकी बॉडी को यानी उनके बेबी को उस पोर्शन में हम स्ट्रेस नहीं देते हैं जहां उनको प्रॉब्लम हो। और प्रेगनेंसी का 3 सेमेस्टर होता है, तो ये आसना जो है आपके तीनों सेमेस्टर्स में होते, कंटिन्यू किए जाते हैं। ये उस पर डिपेंड करते हैं कि जो हमारे पास लेडी आ रही है उनकी केस हिस्ट्री कैसी है। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कई बार उनकी मिसकैरेजेस भी होते हैं, कई बार उनका बेबी बहुत डाउन होता है, प्लेसेंटा जो है उनका बहुत डाउन होता है। तो उस वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता है, उस वक्त उनको हम आसनास नहीं देते हैं, उनको हम रिलैक्सेशन देते हैं, मेडिटेशन देते हैं, प्राणायाम करवाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिससे कि उनकी बॉडी पे उस एरिया में प्रेशर ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी प्लेसेंटा बहुत नीचे है, तो हम ऐसा कोई भी उनको आसना नहीं दे सकते हैं। और मोस्टली हमारा इस दौरान पेल्विक फ्लोर पे हमारा मेन फोकस होता है, क्योंकि उनको स्ट्रेंथन करना होता है ताकि वो डिलीवरी के लिए तैयार हो सके। तो 3 सेमेस्टर हम ऐसे आसनास कराते हैं। उनके साथ हम प्राणायाम भी करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, जिसके द्वारा जो उनके अंदर स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, वो सारी रिलीज हो जाए। क्योंकि उस दौरान क्या होता है, अगर उस पर्सन के अंदर, उस फीमेल के अंदर ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस है ना, उसका डायरेक्ट असर उस अनबॉर्न बेबी पे पड़ता है, जो उस बेबी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और ये पावर एक माँ के अंदर है कि आप अपने बेबी को हेल्दी कैसे रख सकें। तो जब आपके अंदर ये पावर है तो हम चाहते हैं कि एक माँ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हेल्दी रहे। तो इस पे हम काम करते हैं। हर तरह से हम उनको कुछ एक्टिविटी ऐसे करवाते हैं जिससे कि वो एकदम बच्चे बन जाएं। एक्टिविटी ऐसे, क्योंकि वो जितनी भी चीज़ें करते हैं वो सारी एज इट इज़ उस बच्चे के अंदर जा रही है। लेडीज़ के साथ हम IQ लेवल पे काम करते हैं, SQ लेवल पे काम करते हैं, EQ लेवल पे काम करते हैं। EQ यानी इमोशनल और स्पिरिचुअल, हर तरह से हम उन पे काम करते हैं। उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाते हैं। सेंसस पे हम काम करते हैं ताकि वो सेंसस जो है उस वूम में उन अनबॉर्न बेबी के पास जाए, वो सारी चीज़ें उसके अंदर जाए, क्योंकि जो मदर टेस्ट लेती हैं वो सारी चीज़ें वो बच्चे के अंदर जाती है एज इट इज़। जिसकी वजह से आप देखोगे प्रेग्नेंट लेडी को ब्रेथलेस की प्रॉब्लम भी होती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम होती ही है क्योंकि बच्चा जब ग्रो करता है तो वो ऊपर की तरफ आता है, तो इसलिए उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होने लगती है, इस तरह की चीज़ें होती है। बट क्या होता है ना, घर का माहौल क्या है, जो आगे की जनरेशन जो पेरेंट्स बन चुके हैं या दादा दादी, नाना नानी बन चुके हैं, उनको जो चीज़ दी गई है ना, जनरेशन उनको ये बताया गया कि ये तो एक औरत का काम है माँ बनना, इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो हर चीज़ को नॉर्मल लेते हैं, बोलते हैं इस तरह की प्रॉब्लम तो मैंने भी फेस की है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको जागना बहुत ज़रूरी है और इस बैरियर को यहीं पे आप तोड़िए। मैं चाहती हूँ जो प्रेग्नेंट बन चुके हैं, जो माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी बन चुके हैं और अब माँ बाप हैं, अब वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पे उनको ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है कि जब वो एक फ़ीमेल को, एक बहू को अपने घर में लाते हैं, तो आप ये सोचिए कि एक नया पौधा आप नर्सरी से लेके आ रहे हैं। अब एक जब पौधा लेके आते हो तो आप क्या करते हो, उसे एक बड़े से पॉट में ट्रांसफ़र करते हो, उसके खाद पानी हर चीज़ का ध्यान रखते हो, सनलाइट का ध्यान रखते हो, तब ही वो पेड़ ग्रो कर पाता है। अगर आपने ज़रा सा भी ध्यान नहीं किया तो वो क्या पौधा ग्रो कर पाता है? आप सोचिए, आप ज़रा सा एक बार उस पर आप अपना ध्यान डालिए, नहीं ग्रो करता है।
तो सेम आप एक ह्यूमन बीइंग के साथ समझिए, बट ह्यूमन बीइंग इतना पावरफुल है कि वो इतनी जल्दी तो मुरझाएगा नहीं ना, वो उसको एब्जॉर्ब करके जीता, बट कहीं ना कहीं तो वो मुरझाया हुआ होता है। सर कहीं ना कहीं आपके अंदर तो हुआ ही और आपके बच्चे के अंदर भी आया, तो क्यों ना जो चीज़ आपने फेस की आप आज चाहें तो आप अपनी आगे की फैमिली एक बहुत अच्छी पॉजिटिव कहते हैं ना, एक सेटिस्फाई फैमिली, अगर आप सोचिए एक बच्चा मेंटली इतना स्टेबल है तो कितना क्रिएटिव होगा। आपको उसको ये नहीं बताना नहीं बेटा आपको पढ़ो, आपको डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर बनना है, अगर वो क्रिएटिव है, उसका माइंड इतना अच्छा डेवलप है, उसका हार्ट इतना अच्छा डेवलप है, तो वो आप उसको कहीं भी खड़ा कर दीजिए, वो बच्चा कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। आपको उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसका फाउंडेशन इतना मजबूत बनाया है, उसको एक सपोर्ट दिया है, उसको पता है कि मैं जैसा भी हूँ मेरे पेरेंट्स मुझ पर गर्व करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, तो वो कुछ भी करने के लिए मतलब वो स्ट्रेंथ आ जाती है, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाती है। लवली लवली। लेकिन अभी क्या है, एक एंग्जाइटी है, वो कहाँ से आ रही है? पेरेंट्स से ही आ रही है, क्योंकि आपने बच्चे को बोला है कि नहीं उनके बच्चे का 100% आया तो मेरे बच्चे का 99% तो आना ही चाहिए, मेरा बच्चा इसी स्कूल में जाएगा। आपने बच्चे से कभी नहीं पूछा बच्चा आप ऐसा चाहते हो, कभी नहीं पूछा। आप अगर आप 10 फैमिली के पास जाएंगे, हम डिक्टेटर ही हैं। हमने बच्चे को जन्म दिया है, बट पेरेंटिंग क्या है, सीखना है, पेरेंटिंग डिक्टेटरशिप नहीं है। राइट। जो बच्चे को आपने जन्म दिया है, आप पेरेंटिंग सीख रहे हो, क्योंकि बच्चे को देखकर बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप उसके जरिए आप जीते हो। बच्चा जब खेलता है तो बच्चे के साथ खेलते नहीं हो क्या? नहीं बेटा नहीं मैं तो पेरेंट हूँ, मुझे नहीं खेलना, मैं छोटा बच्चा तो नहीं, आप बच्चे के साथ पूरा एंजॉय करते हो, तो आप सीख रहे हो, आप अपने चाइल्डहुड को दोबारा जीतो जो आपने नहीं जिया। लेकिन क्या है ना कि ये बाय जनरेशन जो दिया गया है ना, हमने उसको एक डिक्टेटरशिप ले लिया है कि नहीं बच्चे को मुझे ऐसा करना है, बच्चा है तो मुझे डांटना ही है, बच्चे को ऐसा बैठना ही चाहिए। हमने क्या किया, नहीं ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए, आपको ऐसे ही खाना चाहिए। उसकी जो नेचुरल जो ग्रोइंग पावर है ना, वो कहीं ना कहीं हमने ख़त्म कर दी है। पायल में हमेशा ये पता क्या कहती थी अपनी मम्मी पापा को कि ये ना खानदानी गुंडागर्दी है, आप लोगों को आपके पेरेंट्स ने पीटा तो आप हमें पीट रहे हो, ये गुंडागर्दी का कोई अंत तो होना चाहिए। मुझे लगता है पायल ने बहुत एक अच्छा रास्ता दिखा दिया कि इस तानाशाही ज़िंदगी को एक कट मिल जाएगा, बस ख़त्म। अब यहाँ से सही तरीके से बच्चों की अपब्रिंगिंग जो है वो की जा सकेगी। बिल्कुल पायल, जिस तरह से आप मुझे बता रही हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग हम माँ को देते हैं, पिता को देते हैं जब वो कंसीव करते हैं, उसके बाद आप उनको योग के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए सही तरीका भी सिखाती हैं। एक बार बच्चा हो जाए उसके बाद भी क्या उन्हें द डिवाइन टच में आने की आवश्यकता है, या फिर आप बोलते हैं बस अब इतनी दूरी तक ही हमारा और आपका साथ था, अब आप अपनी इस लाइफ को आगे बढ़ाइए? नहीं, इसके बाद भी होता है, जैसे पोस्टनैटल योगा प्रोसेस भी है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, वो लेडी बहुत सारे स्ट्रेस से गुजर रही होती है। अगर वर्किंग लेडी है तो उसके माइंड में स्ट्रेस रहता है कि अब मुझे बच्चे की देखभाल करनी है, बच्चे के साथ रहना है, मेरा कैरियर तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। राइट। इस तरह का स्ट्रेस आता है। डिलीवरी भी बहुत तरह की होती है, कुछ नॉर्मल डिलीवरी होती है, कुछ होती है सिजेरियन होती है, और कुछ बाय फोर्स हमें डिलीवरी करवानी पड़ती है कि उस वक्त कई बार क्लाइंट बेहोश हो जाते हैं, सेंसलेस हो जाते हैं, तो डिलीवरी किस टाइप से हो रही है वो भी डिपेंड करता है। उसके बाद जो होता है ना, क्लाइंट कई बार डिप्रेशन में भी चला जाता है, एंग्जाइटी में भी चला जाता है, बहुत तरह के केस ऐसे हुए हैं। इसलिए हमारा जो ये फर्स्ट डिवाइन टच है, ये हमारा प्रोसेस प्री कंसेप्शन से स्टार्ट है, इसलिए ताकि ऐसी नौबत हम आने ना दें। बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, नेचुरल होता है, लेकिन हम फिर भी उन्हें रेडी करते हैं कि डिलीवरी के समय वो अपने आप को इतना पॉजिटिव रख सकें कि उन्हें ये फील ही ना हो कि हम इतने बड़े प्रोसेस से गुजर रहे हैं। उनको ऐसा लगे कि एक डिवाइन प्रोसेस है और सब कुछ नेचुरली हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स उनके साथ है, एक डिवाइन पावर उनके साथ है, सब कुछ नेचुरली हो रहा है। और जब वो इस तरह के एनवायरनमेंट में होते हैं तो ये प्रोसेस उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव होता है, और जो बच्चा बॉर्न होता है उनको एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है। तो ये है, लेकिन डिलीवरी के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद भी आप मेडिटेशन के लिए उनको आप बोलते हैं कि वो आएँ और मेडिटेशन करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अपने आप को दें ताकि वो अपने आप को स्टेबिलिटी दे सके मेंटली, फिजिकली, क्योंकि अगर वो स्टेबल रहेंगे तो ही वो जो बॉर्न बेबी है उसके साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी बन सकेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं
जो जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको और भी अच्छी तरह डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ। ज़रूर। पायल, सबसे अच्छी बात ये लगी कि अक्सर बच्चा होने के बाद थोड़ा सा माँ को लोग इग्नोर कर देते हैं, बच्चे पर फोकस चला जाता है, लेकिन माँ पर भी ध्यान देती हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो आजकल महिलाएँ हैं जो कंसीव करना चाहती हैं या जो अब डिलीवर कर चुकी हैं बेबी को और जो थोड़ी सी उदास रहती हैं, थोड़ी डिप्रेशन में रहती हैं, एंजाइटी है उनको, तो अगर कोई आपको कोई हेल्थ टिप देना हो तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत पावरफुल हैं और डिवाइन ने आपको इतना बड़ा पावर दिया है कि आप एक डिवाइन सोल को इस अर्थ पे ला रही हैं और आप ही इतने बड़े सोसाइटी को क्रिएट कर रही हैं अननोइंगली। कोई इसे माने या ना माने, मैं मानती हूँ, क्योंकि बिना आपके ये सोसाइटी आज जो आप इतना बड़ा संसार देख रहे हैं कैसे है, राइट, जादू से नहीं हुआ है, इसमें आपका भी रोल है। हर बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो आपका कितना बड़ा रोल है। तो अगर आप एंजाइटी में या स्ट्रेस में है तो कहीं ना कहीं जो बॉर्न बेबी है उस पर उसका असर आ रहा है। तो आपके अंदर वो पावर है कि आप एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप कर सकें। तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि अगर आपके अंदर एंजाइटी है या किसी भी तरह के स्ट्रेस से गुजर रहे, ये कुछ ही टाइम के लिए है, इससे आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, बस आपने उसको अपने अंदर होल्ड कर रखा है। तो आप उसको रिलीज़ करें। किसी की वजह से अगर आपको हो रहा है तो आप उसे फॉरगिव करें। आसान नहीं होता, बट अगर आप कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों से हील होने के लिए, आप मेडिटेशन करें, सूदिंग म्यूज़िक होता है, ओम चैंटिंग, ये चीज़ें हैं, रियली बहुत हेल्पफुल है। जैसे कोई चीज़ आपको इम्पैक्ट कर रही है, घर का एनवायरनमेंट है, किसी ने कुछ बोल दिया, क्योंकि इमोशनली उस वक्त आप थोड़ा लो फील कर रहे होते हैं, कोई बात हो गई या पार्टनर ने किसी ने कुछ बात बोल दी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपने उसको नेगेटिवली ले लिया, आप उसको जर्नल करें, उसको लिखें कि मुझे ये चीज़ें बुरी लगी, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। आप उसे पूरा लिख दें, ऐसा जैसे आपने अपने आप को क्लियर कर दिया हो, सारा उतार दिया हो, क्योंकि हो सकता है कई बार कुछ फीलिंग ऐसे होती है आप शेयर नहीं कर पाते। आप उसको जर्नल करें, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये मैंने अपनी लाइफ में भी किया, जिसका मुझ पे बहुत बड़ा असर हुआ है। आप उसे जर्नल करें, पेज पे लिख दें, पूरा उतार दें, आप अपनी सारी फीलिंग जो आप किसी को बोल नहीं सकते लिख दें और आप उसे बर्न कर दें। बर्न करके जो ऐश होता है उसे फ्लश आउट कर दें। आप फील करोगे एकदम रिलैक्स, पॉजिटिविटी से भरे हुए, और आप अपनी ज़िंदगी को और अच्छी तरह ले जा सकते हो। उस बच्चे के साथ आप पूरी बॉन्डिंग, एक कहते हैं ना, आप उस बच्चे को ऐसा फील करें कि आप और वो एक ही हैं, क्योंकि वो प्यार जो वो अपने अंदर ले रहा है ना, आगे जाके वही वो पूरी दुनिया में फैलाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी चीज़ें तो वो कर ही लेगा, पढ़ना, स्टेटस बनाना, हर बच्चा, क्योंकि यूनिवर्स ने सबको ये पावर दिया, तभी तो हम इस अर्थ पे आए हैं ये सारे एक्सपीरियंस करने के लिए। उस चीज़ को लेके अगर आप परेशान हैं तो ये बेकार है। आपके अंदर आप सिर्फ उसको प्यार दीजिए और सपोर्ट दीजिए, वो अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ वो पहुँचने के लिए इस दुनिया में आपके द्वारा आया है। पायल, चलते चलते कोई एक अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना हो तो वो क्या होगा? मुझे लगता है ये मेरी लाइफ से भी जुड़ी हुई है। एक लाइन है, एक सॉन्ग की लाइन है जो मुझे बहुत यहाँ टच करती है जब भी मैं इस लाइन को सुनती हूँ। जैसे रास्ता बोला अभी तू थक जाएगा, बीच में रुक जाएगा, अभी रुक जा, आगे जाके गरज के आंधी होगी, गरज के तूफान होगा, अभी रुक जा, मैं दीवाना, मैंने बोला आ जाना, दोनों संग में चलेंगे आप। बस यही। लवली, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आपने ये वाली बात जो कही है, वो बेशक गानों के कुछ लफ्ज़ हैं पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने वाले हैं कि हौसलों को टूटने नहीं देना चाहिए, और अगर आंधी तूफान आ रहे तो साथ चलो, उसे अपना दोस्त बना लो और एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। तो ऑल विल बी वेल। पायल, आपके साथ जो रहेगा उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। एंड थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। मैं आपसे कुछ योगा के पोजेस भी जानने की कोशिश करूँगी जिससे लोग अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स आपके गाइडेंस से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच पायल, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड योर विजडम विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक